नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्री का एग्ज़ाम जो कि इस साल अप्रैल में कंडक्ट करवाया गया था, उसके टोटल 21 शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत के 7 वीडियो में हम लोग टोटल शिफ्ट वाइज प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स और जीके के जो भी टॉपिक सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग 11 अप्रैल की पहली शिफ्ट में जो भी हमारे 25 जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो आईएसएल 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे। तो वैसे ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा टफ था। ध्यान रखिएगा कि एंटोनियो लोपेज ये आपके एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब के कोच थे। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का विषय क्या था। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को हर साल मनाते हैं और अगर हम लोग 2021 के थीम की बात करते हैं तो रीस्टोर आवर अर्थ क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ, ये आपके 2021 का विषय था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वहीं पर अगर हम लोग 2022 के लिए थीम की बात करते हैं तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये आपके 2022 का थीम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें आपके वेदों के बारे में जानकारी दी गई है और ये जो हमारी पुस्तक है इसको श्री अरविंदो ने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये प्रश्न भी अपने आप में टफ था। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 1998 में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो अशोक का स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अडॉप्ट किया गया है इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो गलत मत करिएगा इस प्रश्न को, 26 जनवरी 1950 को इसे हमने अपनाया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तराइन की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। इसके बाद में जो 1192 में युद्ध लड़ा जाता है उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान साहब को यहाँ पर हरा देता है। अगला प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यासे कथन सही है या फिर सही है। तो 3 आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको इसमें से सही वाला चूज करना था। प्रश्न वैसे थोड़ा सा लंबा है लेकिन काफ़ी आसान है अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे मार्केटिंग वाले गुड होते हैं केवल उन्हीं पर विचार किया जाता है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, घर में जो आपके किया गया कार्य है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तीसरे में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा अंतिम प्रोडक्ट होता है उसी के ऊपर हम लोग जीडीपी को काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश प्रदूषण की कोटि या फिर तीव्रता को कम कर रहा है या फिर समाप्त कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग उपशमन या फिर अबेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उपशमन या फिर अबेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग प्रदूषण की जो कोटि या फिर तीव्रता है उसको कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घटम एक क्या है। तो अगर हम लोग घटम की बात करते हैं तो यह हमारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि घटम हमारा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुख्य रूप से उपयोग आपके कर्नाटक संगीत में किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2017 को, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो इसमें जो आपका रूट होता है जिसे हम लोग मूल भी कहते हैं, तो ये आपके एक प्रकार के विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता था। तो अगर आपसे 2020-21 वाला पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उसे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था। अगर आपसे 2021-22 का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने 2021-22 वाला खिताब जीता था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। तो जो भी आपके राज्यों के चुनाव होते हैं इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग मार्च अप्रैल 2021 की बात करते हैं तो उस समय आपके बिहार में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य में आपके चुनाव को कंडक्ट करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के द्वारा परिवार की मुखिया के दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। और अगर इस बार आप लोग सीजीएल के पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी हमारे त्योहारों के प्रश्न हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछे गए हैं। तो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के द्वारा ये जो श्रद्धांजलि के रूप में त्यौहार मनाया जाता है इसे हम लोग औस्थरी उत्सव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? औस्थरी उत्सव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। तो ये आप सभी को पता होगा, जैसे ये हमारा पूरा एशिया का पूर्वी हिस्सा है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। तो इसके आसपास में प्रशांत महासागर का ये जो रीजन है यहाँ पर आपको ज्वालामुखी उद्गार ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इसीलिए इसे हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1761 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध के उपरांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रांसीसियों को पुडुचेरी से खदेड़ दिया जाता है और पौंडीचेरी के ऊपर भी यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि डैश डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा और ये आपके प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो आपको ये बताना है कि कितना हिस्सा होता है CO2 का जिसका फिक्सेशन शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पृथ्वी के टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो 50% हिस्सा है, कितना, टोटल 50% जो हिस्सा है इसका फिक्सेशन शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। तो ये आपके बजट 2021-22 से था। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट था इसमें 137% की वृद्धि की गई थी, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये भी आपके सारे एग्जाम का एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, 42वां। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि नया वाला यानी कि 11वां वाला कब जोड़ा गया था। तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया था। 42वें के जरिए सिर्फ आपके 10 जोड़े गए थे और उसके बाद में जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। विश्व जल दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो मार्च 2021 की बात करें उस समय आपके तीरथ सिंह रावत बने थे और अगर हम लोग वर्तमान समय में बात करें तो पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के CM हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पौधों का न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है ये आपके पौधे की जितनी भी विशेषताएं देखी जा सकती हैं उन सभी के आधार पर किया जाता है। तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा दिखने योग्य जितनी भी विशेषताएं आपके पौधों में होती हैं उसी के आधार पर संख्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये समझौता हुआ था 2 फरवरी के दिन और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 के लिए इसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या था, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं धौलागिरी की तो धौलागिरी को हम लोग श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। धौलागिरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे धौलागिरी पहाड़ों का हिस्सा है और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं उसमें ये आपके 7वें स्थान पर है और इसी को हम लोग श्वेत माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने 11 अप्रैल के पहले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है।
इसके बाद हम लोग 11 अप्रैल को दूसरी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिवस का जो विषय है वो आपका था जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इसका विषय था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा दिवस है इसको हर साल हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं और 2021 के लिए इसका विषय था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। वहीं पर अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका विषय था। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है आपका सल्फर। क्या होता है? सल्फर होता है। तो मुख्य रूप से इसका जो आंतरिक दहन होता है इसके कारण आपके जो भी रिफाइनरी होते हैं या फिर अंतर्दहन आपके इंजन होते हैं उसमें आपके जंग लग सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्वारम वेंकट स्वामी नायडू को, जो कि हमारे कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़े हुए थे और ये आपके भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। तो ये तो अपने आप में टफ ही प्रश्न है, शायद ही आप लोगों ने इस एग्जाम के पहले इसे कहीं पर पढ़ा हो। नाम इसका है अरिकमेदु। क्या नाम है? अरिकमेदु इसका नाम है, जो कि आपका एक बंदरगाह था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सही वाले कथन को पहचानना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी संविधान सभा के द्वारा जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को जो हमारे भारत का नेशनल एंथम है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। 16 मई 1949 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का सदस्य बना था। वहीं पर अगर हम लोग अपने राष्ट्रीय झंडे की बात करते हैं तो इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओक के पेड़ के दृढ़ फल को, यानी कि ओक के पेड़ में जो आपका नट होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे हम लोग एकॉर्न या फिर बलूत का फल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बलूत का फल या फिर एकॉर्न के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आपका वो नट है जिसे हम लोग एकॉर्न के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश डैश तक की कर योग्य आय और डैश डैश तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति की स्थापना की घोषणा की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनकी आय 10 लाख रुपए तक की थी और जिनकी विवादित आय यहाँ पर 50 लाख रुपए तक की थी उनके ऊपर इसको, मतलब जिसकी कर योग्य आय 50 लाख थी और जिसकी विवादित आय 10 लाख रुपए तक की थी उसके लिए विवाद समाधान समिति की स्थापना की घोषणा भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के डैश डैश में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 324 में इसके प्रावधान हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में हमारे देश के
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कौन है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत के बजट से संबंधित जो आपका एनआईपी है, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा। तो इसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्या नाम है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसका पूरा नाम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रज्जुकी यानी कि जो आपका कॉर्डेट्स होता है, इस संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा टिपिकल ही प्रश्न था, क्योंकि अगर आपको कॉर्डेट संघ के जीवों की विशेषताएं पता होंगी तो ही इसे आप लोग कर सकते थे। फिलहाल के लिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें आपको पृष्ठ रज्जु देखने को मिलेगा, यानी कि इन संघ के जो भी स्पीसीज होते हैं उसमें आपको डोर्सल कॉर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति डैश डैश को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो नाम इनका था एन.वी. रमन्ना। क्या नाम था? एन.वी. रमन्ना इनका नाम था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो इस समय यू ललित, क्या नाम है? यू ललित, ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। शायद ये भी चले गए हैं, अब आपके शायद कोई दूसरे आ गए हैं, चंद्रचूड़ जी शायद आ गए हैं। तो एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो केमिस्ट्री का एक सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग आर्सेनिक की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है AS। क्या नाम है? AS इसका सिंबल है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आर्सेनिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंबल इसका AS होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 33। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक उदाहरण है? तो निष्फल भूमि की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी वह भूमियाँ जो कि आपके मृदा अपरदन के कारण बनी हुई हैं, इन्हें हम लोग निष्फल भूमि या फिर बैड लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला था? तो ये आपके बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस साल भी आपके ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के ही कप्तान हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश डैश में उनसे मुलाकात की थी। तो ये भी प्रश्न टफ ही था। ध्यान रखिएगा कि 1931 में जब हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो उसके बाद में इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं से इनकी मुलाकात होती है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं उस समय की मीटिंग का यह एक फ़ोटो है जो कि आपके कांग्रेस लीडर के बीच में हुई थी। यहाँ पर आप लोग गांधी जी को भी देख सकते हैं और ये हुई थी 1931 में इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो अगर हम लोग मूसी नदी की बात करते हैं तो ये आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उनमें आपके सहायक नदियों से ही प्रश्न पूछा गया है। तो भारत की जो भी हमारी प्रमुख नदियां हैं उन सभी की सहायक नदियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मूसी की बात करें तो ये हमारे कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा भीमा है, डिंडी है, पलेरू है, मुनेरू है, फिर आपका कोयना, बेन्ना, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सारी भी हमारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद डैश डैश खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 20 खंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजीव राम डैश डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। राजीव राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे भारतीय मूल के अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये भी टफ ही प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के ऊपर ये आधारित था। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो कुल बाल जनसंख्या थी उसका टोटल 74.05% आपको गांव में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 100 बच्चे थे तो उसमें से आपके 74 बच्चे गांव में देखने को मिलेंगे, जबकि शहरों में आपको 26% यानी कि 26 बच्चे देखने को मिलेंगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला अधिकार होगा उसके पति का। किसका? उसके पति का पहला अधिकार होगा। अगर कोई हिंदू महिला है जिसके पास में संपत्ति है, उसका निधन हो जाता है, तो पहला अधिकार उसके पति का होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। तो ये आपका एथनॉल है, यानी कि पीने वाली शराब है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश डैश उपचार कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, तो इसको हम लोग सिंपली सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में स्थित भगवान अयप्पन के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो मकर विलक्कू त्यौहार बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि PM आशा में डैश डैश घटक हैं, यानी कि इसके कितने पार्ट हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की बात करें तो इसमें आपको टोटल 3 भाग देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, पहला भाग इसका है प्राइज सपोर्ट स्कीम। क्या नाम है? प्राइज सपोर्ट स्कीम नाम है। दूसरे का नाम है प्राइज डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम और तीसरे का नाम है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये इसके टोटल 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है हमारे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से सेकंड शिफ्ट के भी हमने टोटल 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से तीसरे शिफ्ट के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला देखने को मिलेगा। तो बक्सा नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बक्सा का किला है ये भी आपको पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा जहाँ पर नेशनल पार्क है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा। तो ये जो हमारा शहर है नाम इसका है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद इस शहर का नाम है जो कि भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं। तो इसी के ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है कंटारा, जो कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। और ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कंबाला। क्या नाम है? कंबाला इस त्यौहार का नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी रखने की है, जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर डैश डैश तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक का। कब का?
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का टारगेट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो अगर हम लोग सिद्धेंद्र योगी की बात करते हैं तो ये आपके कुचिपुड़ी डांस के एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकों में से एक थे। इन्होंने इसको एक बार फिर से रिवाइव किया था। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है और इसी से जुड़े हुए थे सिद्धेंद्र योगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कॉर्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसे हम लोग कंटेनर आधारित स्वच्छता कहते हैं। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब इसे आप लोग अपने घर में रख लीजिए, वहाँ पर आप इसमें निपट सकते हैं और बाद में जब ये फुल हो जाएगा तो फिर इसको हटा के दूसरी जगह पर ले जाकर खाली किया जाता है। तो इसी को हम लोग कंटेनर आधारित स्वच्छता कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो आपने इनका नाम सुना होगा, अनंगपाल तोमर इनका नाम था। तो तोमर राजपूत वंश के दौरान दिल्ली आपकी सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2021 में जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी को दिया गया था। तो ये आपकी पहली हॉकी खिलाड़ी हैं महिलाओं में जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन यानी कि रानी रामपाल हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से दांतों की सड़न को रोकने के लिए जो आपका जल है इसको फ्लोराइडेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से थे। तो आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश राज्य से थे। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल हार्मनी पुस्तक की बात करते हैं, इसे लिखा है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाइडस पास का जो युद्ध है जिसे आप लोग हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहते हैं, ये किन राजाओं के बीच में हुआ था। तो बहुत ही फेमस युद्ध है, आपको ध्यान रखना है सिकंदर द ग्रेट और हमारे जो किंग पोरस थे इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा युद्ध है ये आपके 326 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ये आपके सिंधु नदी को पार कर चुका था, उसके बाद में झेलम नदी के किनारे ये युद्ध होता है। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सिकंदर और पोरस यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए डैश डैश को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। तो इसका टारगेट ईयर है 2023-24 का। भारत सरकार का भी 2024 का ही टारगेट है कि भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पीने योग्य जो पानी है वो आपके घरेलू नल कनेक्शन के रूप में पहुँचा दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर सही है। तो पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकने वाले हैं जिनको श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। पर्वत आपको इस प्रकार से एक सीरीज में देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वरित पर्वत प्रणालियों में से एक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
अरावली की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है, तो ये आपके सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ये बिल्कुल गलत है। माउंट किलिमंजारो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। ये भी बढ़िया प्रश्न था। आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में आपको टोटल 15 महिला सदस्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो इसमें टोटल 389 मेंबर थे। कितने? टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें से आपकी 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश टैंक कंक्रीट फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग कहते हैं सेप्टिक टैंक। क्या हो जाएगा? सेप्टिक टैंक कंक्रीट फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ एक भूमिगत कक्ष होता है। तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली जो बच्चों की मौत है, इसे हम लोग किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे की डेथ शुरुआत के 28 दिनों में ही हो जाती है तो इसे हम लोग नवजात मृत्यु दर की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें? नवजात मृत्यु दर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि जो आपका बाल मृत्यु दर है, इसके अंतर्गत हम लोग कौन सी आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने डैश डैश में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हुआ था नवंबर 2020 में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा टफ ही प्रश्न था क्योंकि एक तो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर था और इसमें जो डेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी या फिर स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके गठिया की बीमारी होती है, कौन सी? जो आपके गठिया की बीमारी होती है, इसका स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये आपके स्वच्छता से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, लेकिन गठिया इससे संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो कि वर्ष डैश डैश में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपकी संसद ने इसको पास कर दिया था 2009 में, लेकिन ये आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। कब से? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसे आप लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उसी को हम लोग द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नासिक, त्रयंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको गोदावरी नदी के किनारे मिलेंगे। गोदावरी नदी जो आपकी है वह नासिक के पास से ही निकलती है। तो नासिक हो गया, त्रयंबक की पहाड़ियाँ हो गई, भद्राचलम हो गया, ये सारे तीर्थ स्थान आपको गोदावरी के किनारे ही मिलेंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो द्विसदनीय संसद का प्रावधान है, ये हमने कौन से देश से लिया है? सिंपल सा है, द्विसदनीय संसद की बात करते हैं तो ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो आपका है, सिंगल सिटीजनशिप है,
कैबिनेट सिस्टम है, प्रोरोगेटिव रिट्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, बायकमरलिज्म हो गया। ये सारी चीज़ें हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है? तो फ्रैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज की बात की गई है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फ्रैक्टोज है या फिर जो आपका ग्लूकोज है, ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, बाकी आपके डाइसैकेराइड हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है 11 अप्रैल के तीसरे शिफ्ट का कि डैश डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। तो ये हमारे हो जाएंगे उस समय के हमारे थल सेना प्रमुख जनरल एम नरावणे साहब। क्या नाम था? जनरल एम नरावणे साहब को नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 11 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उससे रिवीजन जरूर करिएगा। कल आपकी जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 12 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इन 21 शिफ्ट के प्रश्नों की टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।